हल्की सी बारिश क्यों नहीं झेल पाता दिल्ली एनसीआर? क्या कुछ ऐसा गलत हुआ है पिछले कुछ सालों में, इतना विकास नहीं करना था इन एरियाज में कि अब हमें ये भुगतना पड़ रहा है? हर साल क्यों होती है जल निकासी की समस्या? क्या महज ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सवाल जरूर पूछेंगे। सुविधा के नाम पर बिल्डर्स बायर्स को क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या बिल्डर्स धोखा दे रहे हैं या प्रशासन धोखा दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। HSN संचेती हमारे साथ, चीफ टाउन प्लानर JDA, और साथ ही हमारे साथ बिपुल मिश्रा वरिष्ठ वकील जुड़ चुके हैं। विष्णुप्रिया सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ है। माया सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले HS संचेती जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, क्या ये जो वाटर लॉगिंग हम देख रहे हैं, दिल्ली NCR क्यों, बेंगलुरु का एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी शहरों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुंबई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्डर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये बहुत बड़ी समस्या है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर आप सही कह रहे हैं कि बरसात हर साल होती है, हर साल हो रही है, हर साल फ्लडिंग आ रहा है। और पर्टिकुलरली जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में बताया वहाँ फ्लडिंग होती है। NCR एरिया पूरा का पूरा जो है, नोएडा और सारा जो है दिल्ली, मेन दिल्ली, NCT, सारे में आप ये देखें कि करीबन करीबन पानी से प्रति वर्ष जो है ये प्रॉब्लम आती है। अब रही बात ये कि आपने सही कहा कि नेशनल कैपिटल रीजन का ये पार्ट है पूरा एरिया। नेशनल कैपिटल रीजन में इस पूरे एरिया का प्लान बनना चाहिए था। NCR का प्लान बना है, मास्टर प्लान बनेगा। मास्टर प्लान बनने के बाद जो मास्टर प्लान में प्रोविजन दिए गए कि ड्रेनेज प्लान बने जरूर। आज ये देखें कि आज भी ड्रेनेज प्लान NCR का लो, NCT का लो, नोएडा का लो, आज भी ड्रेनेज प्लान कोई नहीं है। अच्छा, जब भी प्रॉब्लम आती है तो आप देखें कि पीस मिल टुकड़ों टुकड़ों में उस एरिया का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। आज ये मैपिंग आपको मैं बताऊं कि पूरे NCR एरिया में कैसा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कोई मैपिंग नहीं है। नदी, नाले, तालाब, बड़ा तालाब, बड़ी नदी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है। आज भी सॉलिड मैनेजमेंट 20-25 वर्ष के लिए बनाना चाहिए कि कहाँ से तो प्रोडक्शन हो रहा है कचरे का, कहाँ जाना है, कहाँ फेंकना, कहाँ डिस्पोजल करना, ये दोनों ही चीजें जुड़ी हुई है। आज भी आप देखें कि प्लानिंग पॉलिसीज एक तरफ रह जाती है, प्लान्स बनते हैं, NCR का भी प्लान बना, मास्टर प्लान भी बना, HS जहाँ जी, आपसे मैं एग्जीक्यूट। एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि आपने अपनी एक मैपिंग का जिक्र किया और आप सर टाउन प्लानर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब एक टाउन की प्लानिंग होती है, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 किलोमीटर का एक एरिया है और किसी भी शहर का वो हो सकता है, वहां पर गवर्नमेंट को, प्रशासन को टाउन प्लानिंग करनी है। अब सर वो कैसे प्लानिंग होती है, वो मैपिंग कैसे होती है? अब उस एरिया में तालाब भी है, उस एरिया में ग्रीनरी वाला क्षेत्र भी है, तो वो सर प्लानिंग कैसे होती है कि कहाँ पर आप घर बनाएंगे, कहाँ पर आप इमारत बनाएंगे? सर एक बार ये आप इससे एक्सप्लेन कीजिए। ये मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एरिया का, जैसे आज NCT एरिया है, आपका नोएडा है, आपका गुड़गांव है, ये सारा एरिया NCR का पार्ट है। कुछ राजस्थान का भी पार्ट है, गाजियाबाद का, कुछ आपका यूपी का भी पार्ट है। तो ये पूरे NCR एरिया है। NCR एरिया का रीजनल प्लान बनता है, वो एक ब्रॉडर रूप में होता है। सेकेंड स्टेज आती है आपका मास्टर प्लान। अब आपका मास्टर प्लान बनने के बाद, मास्टर प्लान में जो आप कह रहे हैं ना कि पॉलिसीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया आएगा, कहाँ पे कॉमर्शियल आएगा, कैसा ट्रैफिक सिस्टम होगा, क्या ड्रेनेज सिस्टम होगा, आपके जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आप कैसे कंजर्व करेंगे। आज आप देखो कि मैपिंग में मैं बताऊं कि आज भी किसी के पास ये मैपिंग नहीं कि एक एक नाले की मैपिंग, एक एक छोटा नाला, उसकी विड्थ, इसकी वेलोसिटी, उसकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फिर छोटे नाले से बड़ा नाला, बड़े नाले से आपके देखोगे छोटी नदी बनती, छोटी से बड़ी नदी बनती, उसका अल्टीमेट डिस्पोजल या तो आपका होगा तालाब में या फिर होगा आपका नदी में। और बड़ी नदी आपकी यमुना है, यमुना से गंगा, गंगा से समुद्र में जाएगा।
तो आप ये देखें कि तालाब जो किसी जमाने में पूरे एनसीआर एरिया में हुआ करते थे, तालाबों पे एनक्रोचमेंट हो गया, कॉलोनियां बस गई, एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनियां बस गई, एक कॉलोनी का कनेक्टिविटी दूसरे कॉलोनी से नहीं है। एक कॉलोनी अपने आप में अलग हुई, दूसरी कॉलोनी अपने आप में बनी हुई, इनका कोई एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है। और आपको देखें कि ड्रेनेज सिस्टम जब बनता है जब रोड नेटवर्क होता है, और रोड नेटवर्क अगर प्रॉपर होगा तो उसके सारे सारे ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। ड्रेनेज सिस्टम बनेगा तो उसका पूरा का पूरा ड्रेनेज का पानी किस तरह से जाएगा, कौन से वाटर लॉगिंग एरिया है। अब मैं बताऊं आपको, मैपिंग की बेहतरीन जो सर, बात आपने करी है ना, बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि ड्रेनेज सिस्टम को हम अक्सर कोसते रहते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है वो तो है अतिक्रमण जो तालाबों पर हमने कर लिया है। माया जी मुस्कुरा रही हैं जैसे कोई एक ऐसा राज था जो हमने, ये पोल जो है वो खोल दी है। माया जी, अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर ने जिस तरीके से बताया कि एक टाउन जब प्लान होता है वहां पर अलग अलग एरिया है, सर ने कहा नेचुरल रिसोर्सेज आपके हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि उन नेचुरल रिसोर्सेज को अधिकारियों पर कि वो कंजर्व करना है। अगर वो कंजर्व नहीं होंगे, अगर उस तालाब पर अतिक्रमण हो जाएगा तो तालाब तो अब गया, और नेचर को तो नहीं पता है कि जब बारिश होगी तो भैया ये तालाब है या कुछ है, वो तो जाएगा वहां पर, पानी तो वहां पर रुकेगा। देखिए पलक जी, मैं संचिति साहब को सुन रही थी, हंस रही थी इस बात पर कि उन्होंने बोला था कि आजकल हम एग्रीकल्चर लैंड पे सबसे बड़ा जो जीडीए के पास, किसी भी अथॉरिटी के पास अब जमीनें नहीं बची हैं, आज के समय की स्थिति है, तो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पे कॉलोनी बनाते हैं, जैसे संचिति साहब ने कहा। और वो चूंकि प्लान नहीं होते, उनके सीवेज प्लान नहीं होते, और ये समस्या उनको नगर निगम से पास कराने के लिए सालों सालों कॉलोनी बड़ी पड़ी है, नगर निगम पास नहीं करता, सीवेज उसमें सीवर लाइन नहीं डालता, या पानी की सुविधा मिल गई है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ बहुत सारी कॉलोनी, अगर संचित जी आप जीडीए से हैं तो इनको भी याद होगा कि 1.25 महीने पहले, हम कॉलोनी की बात नहीं कर रहे, 1-1.25 महीना पहले जो मेरठ का नेशनल हाईवे है, कावड़ शुरू होने से पहले वहां तकरीबन 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था रोड पे। मैं ठीक गलत है। तो नहीं हूँ संचित साहब? पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तकरीबन 3 से 4 फीट नेशनल हाईवे पे। अब नेशनल हाईवे की स्थिति ये है कि चारों तरफ लोग नहीं चल रहे थे, खड़े नहीं हो रहे थे। अब 3 से 4 फीट मेरठ रोड, दिल्ली देहरादून रोड की बात कर रही हूँ, गाजियाबाद के अंदर एक मेरठ रोड बड़ा पॉश एरिया, बड़ा क्राउडेड और सब है, उसके बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुए। तो सबसे बड़ी बात है, शासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कॉलोनियों का ड्रेनेज सीवर सिस्टम देखने की, और बड़े हाईवे जो बने हैं वो पब्लिक के सुविधाजनक चलने से बने। अगर वहां नाले बंद है, वहां सीवर बंद है, तो ये इसके लिए कॉलोनी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। अगर आप हाईवे पे देखिए, आप अपने गुड़गांव के नहीं, देखिए, लेकिन गाजियाबाद का माया देखिए, सिंह जी, दिल्ली का अगर मैं देखिए, आपको बोलूं कि अभी तो थैंकफुली जो सरकार है दिल्ली में, ठीक है, आलोचनाओं का सामना कर रही है, लेकिन अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर, तालाब पर जो आपने अतिक्रमण किया है वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बड़े सारे बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन देखिए, अरे भाई, एक बाढ़ का तालाब कारण ही यही है ना, आपने नदी किनारे घर बसा लिया है, कॉलोनी जो आपने बना ली है, ठीक है, जब बनी थी वो अलग बहस है, तब क्यों नहीं रोका? अब उसमें हम उस मैथ्स में नहीं जाएंगे मैम, लेकिन कारण तो यही है ना। हाँ। नहीं देखिए, कॉलोनी में आपने बोला आज के टाइम में कितने तालाब हैं, आप ये सोचिए। मैं गाजियाबाद शहर में पली हूँ, और बहुत जीडीए से, अब जब जीडीए में बैठे हैं संचिति साहब को पता होगा गाजियाबाद में कितने तालाब हैं। अब मैं सवाल करती हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी, मैंने देखिए आप पूरी अपना अर्धशतक पार कर लिया, सिर्फ एक तालाब था, और उसकी स्थिति बड़ी, पुराना पक्का तालाब बोलते हैं, बड़ी बुरी स्थिति है उसकी। उसी की वजह से पूरे शहर के अंदर आज के टाइम में गाजियाबाद में 2-2, 3-3 फीट पानी है। जो आज, जो आपने बहुत सारी गाजियाबाद की वीडियो चलाई ना, उन गाजियाबाद वासियों से पूछिएगा कि तालाब सिर्फ एक है, उस पानी के ड्रेनेज सिस्टम तालाब में तो भर जाएगा, लेकिन जो ड्रेनेज बाहर जाएगा वो उसका वो प्रिवेंशन कहाँ है, वो सुविधा कहाँ है लोगों के पास? आप समझिए, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, अभी मेरे यहाँ कॉलोनी में बड़े बड़े नाले बने, तो खड़ के अपने सब आधे बना के नहीं, आधे लेकिन छोड़ सर दिए, तो पानी सर वहां जो से रुक गया। टाउन प्लानिंग की एक जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सेवेज जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, उसकी जब आप प्लानिंग करेंगे तो उस प्लानिंग में आपको ये भी देखना होगा कि ये किस नदी और किस नाले में जाएंगे, और जब वो नदी और नाला होगा ही नहीं तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो वाटर लॉगिंग होगी। मैम मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ विपुल मिश्रा जी भी हैं, और इन केसेस पर उन्होंने बहुत बार लड़ा है। सर, जब आप इन केसेस पर लड़ते हैं तो सबसे बड़ा ओनस आप पर ही होता होगा कि आपको प्रूफ देना पड़ता होगा, प्रशासन की कहां पर कमी रही इसका प्रूफ देना पड़ता होगा, क्योंकि कमी तो किसी और की होती है लेकिन एडवोकेट को प्रूफ देना पड़ता है। सर, ये सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है दिल्ली एनसीआर में और भी शहरी इलाकों की, अगर हम मुंबई और बेंगलुरु की बात करें तो? करेक्ट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह सुबह मैं बड़ा परेशान हुआ जल भराव से। सुबह 8:30 बजे मैं गाजियाबाद से निकला हूँ और 10:30 बजे मैं आईटीओ पहुंचा हूँ, राजीव एवेन्यू कोर्ट।
तो ये मन ही मन में सोच रहा था मैं आखिर करूं तो क्या करूं इसका। अच्छा है मुझे आज ये बोलने का मौका मिला है। देखिए हमारे दिल्ली में ना 3-4 एक्ट्स हैं और 3-4 सिविक सोसाइटी हैं। एक एक्ट है एमसीडी का एक्ट जो 1957 में बना था, एक एक्ट है डीडीए का एक्ट, और एक है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1988। 3 सिविक बॉडी हमारे यहाँ है और तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। अच्छा। नालियां, छोटी नालियां बनाने का काम है एमसीडी का, सीवर बनाने का काम है डीडीए का, लेकिन ये नालियां कब बनी, कैसे बनी और इनका कोऑर्डिनेशन के लिए कोई एक डिपार्टमेंट भी अगर हो तो शायद दिल्ली की ये दुर्दशा ना हो। जहां तक एनसीआर की बात करूं, एनसीआर के अंदर तो समस्याओं का बाढ़ है, क्योंकि यहाँ पर सारे बिल्डर्स बने हैं और उन्होंने जो मर्जी बना के रखा हुआ है। रेरा एक्ट हमारे पास है, रेरा के कोड्स हमारे पास है, वहां से उन लोगों पे फाइन हो जाता है। फाइन कैसे होता है और उसका भुगतान कर दिया जाता है, काम खत्म। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम पेनल्टी दे के खुश रहना चाहते हैं पर काम नहीं करना चाहते। समस्या हमारी ये बिल्कुल है जी, आपसे एक कि सवाल दिल्ली पूछना चाहूंगी सर। आपने बिल्डर्स का जिक्र किया, मैंने हाल ही में, अब मैं नाम नहीं लूंगी कौन सी जगह है, दिल्ली में मैंने एक जगह देखी कि वहाँ पर थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड था वो, और एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ हम कह सकते हैं थोड़ी ग्रीनरी भी थी, पेड़ वेड़ भी वहाँ पर अच्छे खासे थे। आज वहाँ पर सर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, अभी बन रही हैं। तो सर ये देखा कैसे जाता है कि मतलब, क्योंकि हम तो अक्सर देखते हैं सॉइल इरोजन, जो हम बचपन में पढ़ते थे, हमें बड़े बड़े चैप्टर पढ़ाए थे कि अगर आप ग्रीनरी हटाएंगे तो फिर बाढ़ जो है वो बढ़ेगी। तो ये पास कैसे होता है सर, ये मतलब परमिशन कौन दे देता है? देखिए मैंने बताया सिविक बॉडीज हमारी दिल्ली में एमसीडी और डीडीए, कुछ कुछ जगह डीडीए के पास है, कुछ जगह एमसीडी के पास है, और एक पुरानी और डिपार्टमेंट है लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलएनडीओ जिसको कहते हैं। इन तीनों का मिला जुला असर है ये। और लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि कहीं से भी कोई कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आता कि किसका क्या कोऑर्डिनेशन। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। ईस्टर्न दिल्ली में धोबी घाट है, जहाँ की धोबी कपड़े धोते हैं। ये केस मैंने किया है, पीआईएल किया है, मेरे पास हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बट आज तक उन लोगों की दुर्दशा नहीं ठीक हुई है। मुझे दोबारा से एक मैंने नया रेट अभी फाइल किया है और उसके अंदर भी नोटिस हो गया है। सारे सिविक बॉडी को हाईकोर्ट से डायरेक्शन मिलने के बावजूद ये कोई काम नहीं करना चाहते। पता नहीं किस सिस्टम में जी रहे हैं। और जो इससे भी ज्यादा बड़ी चीज एक जो मुझे समझ में आती है, हम दिल्ली वासी हैं लेकिन हम अपने आप को दिल्ली वासी समझते ही नहीं है। मैं समझता हूँ मैं बिहार का हूँ, ये समझता है ये यूपी का है, वो समझता है वो हरियाणा का है। दिल्ली के साथ अपनापन और जुड़ाव किसी नागरिक का नहीं है। मतलब अलग अलग राज्यों से आए लोगों को लगता है कि दिल्ली में आए, किराए पर रह रहे हैं, तो चलिए भैया बिगाड़िए हालात। बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ विष्णु प्रिया भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, एक डेटा है हमारे पास, दिल्ली का तो खैर ये नहीं है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं अलग अलग शहरी इलाकों में वहां पर भी बाढ़, बारिश, वाटर लॉगिंग की समस्या। बेंगलुरु का मैम ये डाटा है, इसमें बताया जा रहा है कि एक समय में बेंगलुरु में 1000 तालाब होते थे। आज 85% वो तालाब कहाँ है? आई रिपीट, 85% तालाब कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। अब वो चूहा ले गया, बचपन में जो मम्मी कहती थी दांत, वैसे ही तालाब चूहा ले गया या क्या हुआ? ये मुझे लगता है कि राक्षस आके ले गए हैं, क्योंकि चूहा और परी तो इस कहानी में पक्का आएंगे नहीं, बट हाँ आज के जो राक्षस हैं वो जरूर आएंगे। देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं इसे हादसे भी नहीं कहूंगी, इसे प्रॉपर मर्डर कहूंगी। जो लोगों के हो रहे हैं वो भी सिर्फ एक वजह से, जो है लालच। अभी सब लोग बता रहे थे जो भी प्रॉपर प्लानिंग की दिक्कत, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत, और जब जहाँ पे आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि आपने दिल्ली में देखी थी जगह जहाँ पे ग्रीनरी हुआ करती थी और वहां पे इमारतें बनती जा रही हैं। तो ये जो प्रॉफिट का जो लालच होता है ना मैम, ये इंसान से ऐसे ही काम करवाता है। कहते हैं ना, आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो, ये वही है। सिर्फ उन पैसों के, कुछ पैसों के चक्कर में आने वाले फ्यूचर को बर्बाद करना, इसे ही कहते हैं। लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन चीजों पे ध्यान देना और ज्यादा जरूरी हो रहा है। मॉल्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो बेसिक चीज है
जो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, ड्रेनेज सिस्टम, जो स्टॉर्म वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारी होती है, उन सब पे कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए जब भी बारिश आती है, इनफैक्ट अब तो जब मैं गुड़गांव में थी एक बार, बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, तब तो हमें घर से कॉल आ जाते कि ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं कि रास्ते में क्या हो जाए। तो ये खतरा, अब देखिए इतने हालात बिगड़ गए हैं, तो हम सब लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे ऑन डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप देखेंगे कि काम वैसे नहीं होगा, प्रेस में आ जाएगा कि ये काम हो रहे हैं, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत ज्यादा कमी है। और मुझे लगता है कि हम सब इक्वली जिम्मेदार हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को ब्लेम कर दें, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यहाँ पे सरकार, बिल्डर्स, जो लोग परमिशन देते हैं, वो हम जैसे लोग, इनफैक्ट हम लोग जब घर खरीद रहे हैं, चाहे हम कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, वहां पे हम प्रॉपर देखते भी नहीं है कि क्या इसमें चीजें, हम तो हम रेट अभी, देख के मैम आप लालच कह में रही आ है अपने जाते हैं। व्यूअर्स को बोले जब भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोचे तो थोड़ा मॉनसून में वहां पर Absolutely. चले जाएं।